अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ना कोई शोर हुआ, ना हंगामा हुआ, ना एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गईं और ना ही आज इल्ज़ामात की बौछार हुई। कौमी असम्बली में कल जिन बिल्स की मंजूरी के लिए हंगामा हुआ था, आज पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से वही बिल्स अपोजिशन की 4 तरमीम शामिल करने के बाद बासानी, बड़े आराम से, बड़े सुकून से मंजूर कर लिए गए। सेनेट और कौमी असम्बली ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने इन बिल्स की हिमायत की, जबकि सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने इन बिलों की मुखालिफत की। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने बिल्स की मुखालिफत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मिनवान अमल करना दुरुस्त नहीं। हम आंखें बंद करके कोई भी बात तस्लीम नहीं कर सकते। मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को लाना चाहता था और मैं मौक़िफ़ लाया हूँ कि हम इस करारदाद के साथ नहीं हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें बंद करके हिमायत नहीं कर सकते। जो चीज़ आप ला रहे हैं उसका बिन-अक़वामी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि आज बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज साबित हो गया कि मुल्क की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह नहीं है। दोनों बिल्स पास होने पर तमाम जमातें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सब ने मिलकर भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। आज इस ऐवान ने साबित कर दिया है कि जहां पाकिस्तान के मफादात आएंगे, ये ऐवान इसमें इतनी फहमो फरासत है कि वो अपने ज़ाती मफादात और जमाती जो हदूद कदूद हैं उनको फलांगने की अहलियत रखते हैं और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत देते हैं। एक तरफ हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि सबने मुल्की मफादात को तरजीह दी, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से ये खबर भी आई कि वज़ीर आज़म ने अपने पार्टी रहनुमाओं से खिताब में ये कहा है कि अपोजिशन को मुल्की मफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। ये सिर्फ वज़ीर आज़म ने, ये वज़रा भी बारहा ये बात कल से कह चुके हैं कि हम अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल हम मंजूर करवा लेते। सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से आखिर एक बार फिर NRO की बाज़गश्त क्यों शुरू कर दी गई है। अपोजिशन पर NRO मांगने के इल्ज़ाम पर बिलावल भुट्टो ने इस पर क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। तो जो हमारा कश्मीर का सफीर बनना था, आज वो कुलभूषण का वकील है और हमें NRO कह रहे। मैं हैरान हूं कि ये लोग आज तक ये NRO का रद्द सुना रहे हैं। हमें कोई उनका अंदाजा नहीं है कि जब BRT पे NRO दिलवाया गया, जब मालूम जब्बा पे NRO दिलवाया गया, जब चीनी चोरी, आटा चोरी, तेल चोरी पे NRO दिलवाया गया, जब 180 बिलियन रुपीस का पोस्ट ऑफिस स्कैंडल को NRO दिलवाया गया। हम किसी NRO की दिलचस्पी नहीं रखते। ये NRO कह के असल NRO को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। सवाल यह है कि जिस तरह आज FATF से मुतालिक कवानीन पर एक अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में कानून साजी हुई, नैब कवानीन में ऐसे तरमीम क्यों नहीं हो सकती। नैब कवानीन में तरमीम पर रुकावट हुकूमत की जानिब से है या फिर वाकई अपोजिशन की जानिब से है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपका। फैसल साहब, बड़ी अच्छी बात है कौमी मफाद में कंसेंसस के साथ बिल मंजूर हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कल से एक बार फिर से NRO मांग रही है अपोजिशन। हम NRO नहीं देंगे, हम इस मामले को NRO जोड़ने नहीं देंगे इन लोगों को NRO से। कौन मांग रहा है, कौन दे सकता है NRO? अपोजिशन ने मांगा किससे है NRO? जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो कि आज पाकिस्तान की फतह हुई है और भारत की शिकस्त हुई है। भारत ये कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने खारजी महाज पर भी और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी हमारे लॉज के अंदर लेजिस्लेशंस करनी थी, उसमें भी आज कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये सबके लिए खुशी की बात है और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा, आगे जाएगा
और नेशनल इंटरेस्ट पे सबको यकजहती दिखाना चाहिए और दिखाई। इस पे बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अब आए एनआरओ कौन मांग रहा है? एनआरओ वही मांग रहे हैं जिन्होंने पहले दिन से, जब हमारी गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर का पहली स्पीच पार्लियामेंट में कर रहे थे तो इन्होंने शोर शराबा किया, उसके बाद ब्लैकमेल करते रहे, घंटों पे अपनी तकारीरें करते रहे फ्लोर ऑफ द हाउस, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के अपने लीडरान को बचाते रहे। इसके साथ साथ जब कश्मीर कॉज सामने आया, उठा पूरी दुनिया में, तो ये कंटेनर लेकर के आगे कश्मीर कॉज को बैक बर्नर पे डाल दिया और अपने कंटेनर को सामने ले आए। उसके बाद जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हुकूमत ने बुलाया यूनिटी शो करने के लिए कश्मीर के ऊपर, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और कोरोना वायरस, जिस पे पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है कि इमरान खान ने न सिर्फ कोरोना वायरस को बल्कि अफलास को, भूख को, हंगर को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है। उसको भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की थ्रू आउट। तो ये सारी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स, और कहते हैं जी कौन सा एनआरओ, तो वो है एनआरओ ये वाला, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जी। ये है वो एनआरओ, ये इनकी तरफ से ये डिमांड्स हैं, ये ऑपोजिशन की तरफ से ये डिमांड्स हैं, ये काफी तजावीज़ हैं। ये तजावीज़ नहीं इनको कह सकते, इनको आप कह सकते हैं कि ये इनकी एक विश लिस्ट है, क्योंकि ये 38 में से जो शिकें हैं ना 38 38 उसमें से ये कहते हैं कि 34 तरामीम कर दें, 34 तरामीम कर दें। अच्छा, उसमें बड़े मजे की बात ये शाजिया, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एनआरओ कैसे है। कुछ चीदा ये भी जरा बता देना कि रेजिडेंस हुकूमत को किन किन पे है, जरा ये भी बता देना। रिजर्वेशन प्लस 34 पे है ना, सारी 34 जो इनकी हैं वो एनआरओ ही है। अब इसमें से मैं चीदा आपको बता देता हूँ जो आपने कहा है। देखिए, पहली चीज ये कहते हैं कि 1999 से पहले जितना कुछ जो कुछ चोरी, डाका, डकैती डली, वो एनआरओ चाहिए उस पे हमें, क्योंकि वो केसेस ना चल सके, नैब में ना चल सके। देखिए, बार-बार एनआरओ कर रहे हैं, एनआरओ आप लोग दे नहीं सकते। आपको पता है कि माजी में कौन देता रहा, कौन मांगता रहा। वजीर आजम इमरान खान एनआरओ जब दे नहीं सकते तो बात क्यों आप लोग करते हैं? क्या आप लोगों के इख्तियार में है उनको एनआरओ देना? नहीं है। ये कहते रहे कि इमरान खान एनआरओ कहते हैं कि कौन मांग रहा है, तो ये वही एनआरओ है जो उसका इमरान खान कहते थे कि हमारे सारे केसेस जो माफ करा। चौधरी शुगर मिल्स है इसमें, सरे महल है इसमें, 99 तक इन्हें हलाला चाहिए ना, मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं, हुदैबिया केसेस सारे इसमें आते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि 1 अरब से नीचे का केस नहीं चलेगा, यानी कि 99,99,999 तक की करप्शन करने दें। 1 रुपया कम करते हैं तो उस पर हमें कुछ ना कहें। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं कि नैब के उसमें से खाते से निकाल दें। चले, ये तो उनकी चीज होगी ना। आप जरा ये बता दें कि इल्जाम की स्टेज पर 90 दिन के लिए भी शख्स को अंदर रखना ठीक है? देखिए, आप देखें, एक शाजिया सीधी सी बात है, 5 साल पीपल्स पार्टी के रहे, 5 साल PMLN के रहे, 10 साल में ये कोई नैब के कानून में तरमीम नहीं कर सके। हम तो इन्हें कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, जो उसमें सुखम है उनको ठीक करना चाहिए। ये सुखम नहीं है कि अब किसी पे इल्जाम साबित नहीं हुआ है, आप 6 कैद में रख रहे हैं, 9 महीने कैद में रख रहे हैं, ये सुखम नहीं है। बात कह रही हैं आप ठीक बात कह रही हैं। डिबेटेबल चीजें हैं, कंसेंसस पैदा करना चाहिए। इस किस्म के कई फ्लॉज हैं जिनको हमें ठीक करना चाहिए। इस पे वी आर ओपन, हम कहते हैं आए, लेकिन लेजिस्लेशन कोई भी हो शाजिया, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती। वो लेकिन आप लोग तो बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। इन तरमीम पर चले मिल बात तो हो सकती है ना। आप लोगों ने तो सिरे से रिजेक्ट कर दिया सब कुछ। बात तो हो सकती है, लेकिन एनआरओ पे तो बात नहीं हो सकती ना। इमरान खान ने एनआरओ पे तो समझौता, इनको एनआरओ तो नहीं देना ना। पेट वर्ड बना लिया आप लोगों ने ऑपोजिशन के लिए एनआरओ। हाँ, ये एनआरओ है हजूर, ये है वो एनआरओ जिसको ये कहते हैं
ये देखिए ना, 1 हो 2 हो 10 हो। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत अपने लोगों को एनआरओ देना चाहती है। अभी आपने बिलावल भुट्टो का सुना, वो कहते हैं मालूम जब्बा पे आप लोग एनआरओ देना चाहते हैं, आपके बड़े वजीरों मुशीरों पे उनके केसेस नैब में चल रहे हैं, आप लोग उनको एनआरओ देना चाहते हैं। भाई जिस तरह आप लोग शिकायत कर रहे हैं इस तरह उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों की तजावीज़ पर। कमाल बात करते हैं। हमारे तो लीडर वो हैं जो कि खुद ही अपने आप से उन्होंने शुरू किया। पहले तो उनका सारा हुआ, ऑडिट हुआ, अल्लाह के करम से सुरखरू निकले, एक एक पाई का उन्होंने हिसाब दिया, अपने एसेट्स डिक्लेयर किए और तब बात की थी। ये कोई 10-15 साल पहले, और वेबसाइट पे चढ़ा दिए, कहा देख लें। लास्ट क्वेश्चन, क्या हुकूमत को ऑपोजिशन की एपीसी और मुमकिन एहतजाजी तहरीक से आप लोगों को कोई है, कोई फियर है, कोई खौफ है, कोई डर है? एपीसी तो कोई नहीं है, पहले भी करते रहे। आज तो मौलाना अताउर रहमान जो है सेनेटर हमारे सेनेट में, उन्होंने कहा कि हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ अब मजीद अपोजिशन में इनके साथ हम नहीं चल सकते। उसकी वजह ये है कि पहले वो कंटेनर लेके जब निकले तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो लोग भी नहीं निकाल सके और इनके लीडर्स कंटेनर पे चढ़ के सेल्फियां उतार के वापस चले गए। तो उन्होंने देखा क्या मजाक है उनका। खैर उनके पास कोई बयानिया भी नहीं है, बेचारे भी क्या करें, उनके साथ क्या निकले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन की सफों में तो बहुत कंफ्यूजन है। सही। और अवाम में दूर निकल गए हैं, अवाम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। मौलाना साहब, अपोजिशन की वीज के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्या डायरेक्शंस हैं कि अपोजिशन से बात करनी है या डेडलॉक ऐसे ही रहना है? नहीं देखिए, ये जो है ना, ये वाली चीज नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं, ये चीज हो नहीं सकती। बात तो ओवरऑल आप बात तो करते हैं ना, लेकिन एनआरओ हम उनको नहीं दे सकते। ये वाली जो चीज है ये एनआरओ है, ये कह रहे हैं हमारे केसेस खत्म करें, हमें बस कुछ ना कहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमाओं का मुतालबा मानते हुए कराची में निकासी आब और सफाई की जिम्मेदारी पाक फौज और एनडीएमए को सौंप दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से एक ट्वीट की और कहा कि उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए को फौरी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत की है। एनडीएमए कराची में बारिशों के बाद सफाई का अमल फौरी तौर पर शुरू कराए। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन एनडीएमए को सफाई के अमल की मॉनिटरिंग करने की भी डायरेक्शन हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में पाक फौज को भी कराची शहर की सफाई में मदद करने का कहा है। आईएसपीआर की जानिब से भी कहा गया कि कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब किया गया है। पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के लिए तलब किया गया है। इसी हवाले से आज चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि कराची पाक फौज को खुशामदीद कहता है और उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। जबकि आज गवर्नर सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाक अब 100% कराची पर तवज्जो देगा, कराची के लिए और हम फंड्स भी देंगे। ये कराची वालों को खुशखबरी जरूर दे सकता हूँ कि वफाक अब 100% कराची के ऊपर मुतवज्जो हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कराची के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने अपनी वफाकी काबीना में 1 घंटा कराची के ऊपर अपने जो वज़रा थे उनके साथ बहस की है और प्रोजेक्ट को कराची को देखा है। लेकिन इससे पहले भी वज़ीर आज़म कई बार कराची के दौरे कर चुके हैं, पैकेजेस के ऐलानात भी किए जा चुके हैं, कराची के मसाइल के लिए कमेटियां भी बन चुकी हैं। लेकिन माजी में तो हम नहीं देखा, ये सब कुछ बयानात की हद तक महदूद रहा। कल सईद गनी भी ये कहते नजर आए कि वफाकी हुकूमत ने 2 साल में कराची के लिए किया ही क्या है। बरसों में इस पीटीआई की नालायक नाइल हुकूमत ने कौन सा मंसूबा कराची को दिया है? हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। मैं सवाल इनसे करता हूं कि 2 साल गुजर गए हैं। आपके जो इत्तेहादी हैं जिनकी जमात से मेयर साहब का ताल्लुक है, वो भी तो बार बार एतराज़ करते रहे हैं, तो आपके सामने आवाज़ें उठाते रहे कि जी मुझे पैसे नहीं मिलते, आप मुझे पैसे दें। वफाकी हुकूमत ने मेयर को नालों की सफाई के लिए कितने पैसे दिए? हमारे पास हैं वो चवल वजीर, जो महाचवल वजीर जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने
एक कैंपेन चलाई थी नालों की सफाई की, और बार बार अभी बैठ के कहता है कि मैंने तो नाले साफ कर दिए थे कराची में लास्ट ईयर। कुछ नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी भाई पानी था, बारिशें बहुत हुई थी। और आपने जो काम किया था, आपने कराची के नालों से कचरा निकाला और कराची की गलियों में वो कचरा फेंका। सवाल ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? हम आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये मुतालिबा किया था कि कराची में रेस्क्यू करने के लिए पाक फ़ौज को हिदायत दें। लेकिन सबसे अहम नुकता ये है कि कराची में बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमें पाक फ़ौज के जवान इस बारिश में काम करते नज़र आते हैं। कराची में अमन कायम करना हो तो पाक फ़ौज को बुलाया जाता है। अब निकासी आब और सफाई के लिए भी पाक फ़ौज को बुलाया गया। क्या जो हुकूमत वफाकी हुकूमत जो इक़दामात कर रही है सिंध के लिए, क्या ये तासुर है कि सिंध के हुकूमत के तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं? क्या पीपल्स पार्टी 12 साल में सिंध के अंदर एक ऐसा भी इदारा नहीं बना सकी जो कम अज़ कम एक शहर को साफ़ी रख सके? अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर सिंध हुकूमत कर क्या रही है? ज़ाहिर है ये सवाल तो उठेंगे। शहरी हुकूमत कहाँ सोई हुई है? शहरी हुकूमत पर भी सवाल उठेंगे। कराची से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, तहरीक इंसाफ से हो, MQM से हो या किसी और जमात से वो मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुंचे हों, अगर इन सब लोगों ने कुछ नहीं करना तो फिर इन सब इदारों पर अवामी टैक्स से पैसा आखिर क्यों खर्च किया जा रहा है? क्या इन सियासी रहनुमाओं का काम सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना है? क्या कराची में सफाई का इंतज़ाम फ़ौज के हवाले करना सूबे के तमाम सिविल इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत नहीं है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा। शैला रज़ा साहिबा, जिस तरीके से विफाक सिंध के लिए इक़दामात कर रहा है, ख़ास तौर पर सफाई के हवाले से, फिर जो मानसून की बारिशों के बाद जो वहाँ पर हुआ, क्या ये तासुर नहीं जा रहा है कि वाकई सिंध हुकूमत इन इक़दामात में नाकाम हो गई है? पिछले 12 सालों में आप लोग कुछ कर ही नहीं पाए कि आज ये सारे इक़दामात विफाक के कहने पर फ़ौज को करने पड़ रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि वफाक जो है अपने पार्टी के और MQM की नालायकी को तस्लीम कर चुका है, क्योंकि कराची की 6 ZMC में से 4 ZMCs उनके पास है और सबसे तबाहकुन मंजर वहीं पे पेश आए हैं, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जिसके नालों की सफाई इन्होंने नहीं की। इनको 15.5 बिलियन रुपए दिए जा चुके थे, इनके पास नफरी है, इनके पास टाइम था, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया और न ये पूरे साल काम करते हैं। अगर इमरान खान साहब को 162 रुपए अनाउंस करके और उसमें से सिर्फ 162 पैसे भी न देकर अब ख्याल आया है तो अपने लोगों की नालायकी पे आया है। और दूसरी बात यह है कि लास्ट ईयर सिंध के जो शहरी इलाकों के, खास तौर पर कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों के जो मंसूबे थे चलते हुए वफाक के, इन्होंने उसका फंड रोक लिया था और उसका फंड नहीं दिया था। पिछले दिनों इनके MNA नजीब साहब ने इस्तीफा दिया, कराची से किया कोई वादा मैं पूरा नहीं कर सकता। फिर आमिर लियाकत का भी शिकवा नजर आया, हालांकि फिर इन्होंने 15 करोड़ रुपए अपने लोगों को देने शुरू किए। उस 15 करोड़ रुपए का भी जो है वो कहानियां आने लगी हैं। मैं नहीं कहती, ये अखबार जो है वो ये बता रहा है कि आमिर लियाकत के हल्के में करोड़ों के ठेके में बेकायदगी, मनपसंद ठेकेदारों को 30 से जायद कामों की पेशगी अदायगियां, 30 करोड़ से जायद के तरक्याती 52 मंसूबे कोरोना की नजर। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ लेकिन 12 सालों से लोगों की खबरें हैं कि आप लोगों की शैला रज़ा साहिबा हुकूमत है। आखिर में सवाल आप लोगों के उठेंगे, हुकूमत चाहे 24 साल से हर साल बारिशें होती है, कराची पानी हो जाता है। मैं बता रही हूँ आपको, जो भी ये सवाल करता है वो ट्विस्ट करता है अपनी जिम्मेदारी को। सब लोगों को मालूम है कि 30 साल से कराची के मकामी हुकूमत जो है वो MQM के पास थी, अब उसकी हिस्सेदार PTI भी हो गई। हम उनको जो उनके एक्ट के मुताबिक, मंजूर शुदा एक्ट के मुताबिक, जिसको वो अदलिया में भी चैलेंज कर चुके हैं, उसके हिसाब से इन्हें रकम देते हैं। लास्ट ईयर फैसल वाडा जो थे वो नैब में गए थे और उन्होंने कहा था कि वसीम अकरम को 20 महीने में 16.5 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन हमें वसीम अख्तर को लेकिन हमें कोई मंसूबा शहर में नजर नहीं आता। और अच्छा, नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी तो एक रकम दी थी, वो कहाँ? नाले तो फिर साफ नहीं हुए।
देखिए ऐसा नहीं है, कुछ नाले जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है जिनको साफ किया गया। इन्होंने नाले साफ करने के बजाय इसमें बोरियां डाली, उसमें पत्थर डाले। ये हर साल यही काम करते हैं। लास्ट ईयर करोड़ों रुपए अली जैदी को मिले, लेकिन उसमें उन्होंने इन्हें पहले चाहिए था ना कचरा उठाना। जब बारिश हो गई, आप कचरा उठा के साइडों में रख रहे हैं, तो फिर उसको बारिश से चंद दिन पहले आप कचरा उठा रहे हैं, वो गीला कचरा तो मुंतकिल नहीं किया जा सकता ना डंपिंग जगह पे, तो वो उससे में बारिश हो गई। इनके जो शहजाद साहब हैं, शहजाद अवान, उन्होंने 43 करोड़ की लागत से एक ऐसी सड़क बनाई है जिसमें करप्शन के तमाम आलमी रिकॉर्ड टूट गए। ये बल्दिया टाउन कराची पीटीआई के रुकन है, और पीटीआई रुकन के सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान ने भी बल्दिया टाउन कराची में 43 करोड़ रुपए लागत जाहिर करके नाकस मटेरियल। शायद हमारे हाल में यही है, अपनी कारकर्दगी की बजाय, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो एमक्यूएम है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, हमें आदत होगी हमने दूसरों पे सवाल उठाने। मैं तो बिल्कुल इन पे उंगली नहीं उठा रही, मैं वो खबरें पढ़ रही हूँ जो अखबार में छपी हैं। अखबार में मेयर कराची का क्या काम नहीं है? मेयर कराची का क्या काम है? उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है क्या? ये किसने आपसे कहा कि इख्तियारात नहीं है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो लास्ट ईयर फैसल वाडा बोला था, फैसल वाडा ने झूठ बोला था, जो वो नैब में गए थे कि 16.5 अरब रुपए 20 महीने मिले। और मुस्तफा कमाल जो कि अब बात कर रहे हैं कि इन्हें 15.5 अरब रुपए मिल चुके हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब भी अपना किया जो है उसका इनका मसला है। कराची के नालों पे तजावुजात इन्होंने बनाई, चाइना कटिंग करके इन्होंने नालों से मुल्हिका इलाकों की भी जिंदगी अजीरन कर दी। नतीजा ये होता है कि ये नाले एक तो ये साफ नहीं करना चाहते, ये उनमें बोरियां डालते हैं, ये उनमें लिहाव डालते हैं, बड़े पत्थर डालते हैं, और फिर वो इलाके जिनके ऊपर तजावुजात हैं वहां पे तो हो ही नहीं सकता। तो नतीजा यह है कि लोगों के घरों में जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोरोना दोबारा फैलने के खदशात अभी टले नहीं हैं। मुल्क में इस वक्त फ़ाल केसेस की तादाद 25,000 के करीब है, लेकिन माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान लाखों अफराद की घरों को वापसी, मजहबी इज्तिमात, अजीज़ और अकारिब से मेल मुलाकातों की वजह से पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर के ख़तरे का सामना है। इस हवाले से ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें माहिरीन का ये कहना है कि ईद के मौके पर लाखों अफराद मेलों, मजहबी और फैमिली तकरीबात में ज़ाहिर है शरीक होंगे, जिनमें फेस मास्क और समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। वुहान में चीनी नए साल की तरह ईद उल अज़हा पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए संगीन सूरत हाल पैदा कर सकती है। अगस्त के आखिर में फिर मुहर्रम के जुलूस भी निकलेंगे। आलमी सतह पर मजहबी इज्तिमात के कई मरतबा वायरस के फैलाव का पेशखेमा बन चुके हैं। रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि इमरान खान हुकूमत ने कोरोना की संगीनी को संजीदगी से नहीं लिया। इंतज़ामी सतह पर एहतियात पर जोर दिया जा रहा है, जबकि इसी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना वायरस से मुतालिक फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान का भी मौक़िफ़ शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लापरवाही की सूरत में पहले की तरह केसेस की तादाद में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कोरोना टेस्ट करने वाली पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्टडीज के मुताबिक कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 41 लाख से तजावुज कर सकती है, जो कि मौजूदा अदाद-ओ-शुमार से 15 गुना ज्यादा है। मुल्क में ईद उल फितर के बाद के 2 हफ्तों में कोरोना केसेस की तादाद में हमने देखा था कि तेजी से इजाफा देखने में आया था, जबकि अब ईद उल अज़हा के बाद के 2 हफ्तों में एक मरतबा फिर से इजाफा मतवक्के है अगर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं किया गया तो। पंजाब में केसेस मजीद ना बढ़े, इसलिए पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ईद से पहले अचानक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और रिटेल शॉप्स बंद कर दी गई। लेकिन मवेशी मंडियों में SOPs पर कितना अमल हो रहा है और
यही मवेशी मंडियां कोरोना फैलने का कितना बड़ा गढ़ बन सकती हैं, इस पर हुकूमती इकदाम ना होने के बराबर है। मैं इस पर बात करूंगी। मुझे डॉक्टर जावेद अकरम वीसी यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफ साइंसेज उन्होंने ज्वाइन किया है, और लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं शाहिद चौधरी, जिनसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी क्योंकि वो इस वक्त लाहौर की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगी ताकि हम सबको पता चल सके कि मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस हद तक SOPs पर अमल किया जा रहा है। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। शायद सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं, ज़रा हमें दिखाइएगा भी और बताइएगा भी कि कितना SOPs पर वहाँ पर अमल हो रहा है, जो लेने आ रहे हैं लोग वो कितना अमल कर रहे हैं, और जो व्यापारी हैं वो कितना फॉलो कर रहे हैं SOPs को। जी शाजिया, अगर हम बात करें इस वक्त लाहौर की तमाम मवेशी मंडियों के अंदर ही यही सूरत हाल है कि SOPs का ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा है। समाजी फासला जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। बहुत ज्यादा रश जो है इस वक्त मवेशी मंडियों के अंदर देखने में आ रहा है। पाइन एवेन्यू इस टाइम मवेशी मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पाँव रखने की जगह जो है वो मौजूद नहीं है, और इंतहाई नाकस इंतजाम जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं। लाइटिंग के इंतजाम जो है वो भी इंतहाई नाकिस किए गए हैं। कहीं लाइटिंग जल रही है और कहीं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। यही हाल जो है यहाँ पर जो है शहरियों का भी है, जो खरीदार हैं उनका है, जहाँ पर समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वहीं पर मास्क का इस्तेमाल जो है वो भी 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सैनिटाइजर जो है उनके पास मौजूद हैं। जबकि ज्यादातर लोग जो है जो शहरी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनके पास कोई मास्क उन्होंने नहीं लगाया, ना ग्लव्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना ही समाजी नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपने सुना जो एक मंतक ये है कि आप देखें ना, पंजाब हुकूमत ने कि कोरोना ना फैले आपने मार्केट्स भी बंद कर दी, आपने शॉपिंग मॉल्स भी बंद कर दिए, सब कुछ आपने ईद से एक हफ्ता पहले ही सब कुछ बंद कर दिया। तो जब मवेशी मंडियां जहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं वहां पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा, फिर क्या फायदा आपके शॉपिंग मॉल्स बंद करने का और इतना सख्त लॉकडाउन करने का? बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्वेशन की। देखिए, मकसद तो चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों, चाहे वो मवेशी मंडियाँ हों, चाहे वो बुचड़ खाने हों या ज़िबा खाने हों, मकसद तो ये है कि जो क्राउडिंग ना हो, लोग इकट्ठे ना हों। और क्योंकि कोई इस वक्त ये कहना कि कोरोना से हम वबा से निकल आए हैं या कोरोना ख़त्म होने के करीब, ऐसी कोई इशू नहीं है। 25 या 28 हज़ार केसेस, और वो भी जो रिपोर्टेड केसेस हैं। हाँ। और याद रखें कि जो रिपोर्ट एक केस रिपोर्ट होता है उसके पीछे 9 केसेस ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड हो रहे होते हैं। तो इस वक्त भी ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में मौजूद है। इस वक्त भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में हैं। इस वक्त भी 1 घंटे में 1 से 2 जाने जा रही हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये कंट्रोल हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा कबल वक्त है। और दूसरा जो आपने कहा कि नंबर्स में तो कमी आई है ना, बहुत हाई रिस्क, या वो भी आप लोग समझते हैं कि टेस्टिंग ही नहीं हुई इसीलिए नंबर्स कम हो रहे हैं? डेफिनेटली नहीं, किसी हद तक टेस्टिंग की वजह से कम हुए, लेकिन मैं जेन्युइनली समझता हूं कि कमी आई है। अच्छा। और मेरे ख्याल में कोई हमने 20 से 25% कम हुआ है केसेस, और लेकिन इसका पोटेंशियल, इसका मल्टीप्लाई होने का, नॉट ऐड होने का, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने खुद कहा कि ये ईद उल अज़हा है, फिर मुहर्रम है, फिर 14 अगस्त है, और फिर रबीउल अव्वल होगा, और फिर 6 सितंबर होगी। ये सारे ऐसे चैलेंजिंग दिन हैं हमारे लिए, नेशनल डेज हैं, कि जो हमें इस दफ़ा ये सारे दिन बहुत ही सादगी से और बहुत ही डिफरेंट तरीके से, जिसको हम नियो नॉर्मल कह रहे हैं, उससे मनाने हैं। क्योंकि देखें ये, लेकिन एक और चीज समझ में नहीं आ रही ना। देखें, एक सूबा तो बड़ा सख्ती से लॉकडाउन जो है ना वो उसने कर दिया और कोशिश भी कर रहे हैं कि अमल भी हो, लेकिन बाकी सूबों में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वहाँ मार्केट्स भी खुली हैं, सब कुछ खुला है, लोग ईद की शॉपिंग्स भी कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सूबा जिसने सब कुछ खत्म किया है, बाकी सूबों में अल्लाह ना करे अब केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ मार्केट्स बंद नहीं की, ईद की शॉपिंग की वजह से रश हो रहा है। एक सूबा मुतासिर होता है तो ऐसे कैसे हो सकता है दूसरा सूबा बचा रहे, भले उसने सख्त लॉकडाउन किया हो?
एब्सोल्युटली। देखें, जैसे हमने कहा कि हमारे पास बतौर कौम पाकिस्तानी हमें कोई फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छी रिस्पांस दी कोरोना को। हमने चाहे 6000 रिपोर्टेड डेथ्स हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इससे कई गुना ज़्यादा रिपोर्टेड डेथ्स हुई हैं। तो हमें देखें, ये देखना है कि ये रिपीट ना हो या ये बढ़े नहीं, क्योंकि एक जान का भी जाना बहुत बड़ा अलमिया है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारी गैर संजीदगी की एक वजह यही है कि हर हुकूमत ने अपनी डिफरेंट ज़बान बोली और कोई भी विजन में अलाइनमेंट लीडरशिप की नहीं देखी गई। हर बंदे ने अपने पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, चाहे वो कुछ वबा पे भी उन्होंने यही कोशिश की कि वो अपोजिशन ने ये कोशिश की कि गवर्नमेंट को नीचा दिखाए, गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि अपोजिशन को, और डिफरेंट हुकूमतें, डिफरेंट पार्टीज की हुकूमतें हैं, इट मेड इट वर्स। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक नेशनल लेवल की कैलेमिटी है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की है। तो हमें एक नेशनल रिस्पांस चाहिए, हमें रीजनल रिस्पांस का कोई फायदा नहीं होगा। देखें, एक बलोची जिंदगी या एक सिंधी जिंदगी और एक पश्तून जिंदगी हमारे लिए उतनी ही कीमती है। और दूसरा, आपको खुद पता है, कोई बॉर्डर्स तो है नहीं है हमारे, ये तो प्रोविंसेस हैं हमारी, तो यहाँ से तो जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज्यादा होती है, और खासकर ईद के मौके पे। और सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज मैं अल्लाह ना करे कि हो, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखें, इस वक्त एक अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए ये है कि ये बीमारी शहरों तक महदूद है, बड़े शहरों तक, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। तो खुदा ना खास्ता ये स्पिल होके अगर गांव में चली गई तो गांव में तो ना इसका इलाज मुमकिन होना है और मल्टीप्लिकेशन इसकी ऐसी होगी कि उसको रोकथाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और यही, और शाजिया जो हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया में हुआ है, वो एग्जैक्टली यही हुआ है कि उन्होंने कंट्रोल्ड रखी हुई किसी कदर, जब वो अमृतसर, दिल्ली तक, मुंबई तक थी, लेकिन जब ये स्पिल होके रूरल और सब अर्बन एरियाज में गई है तो उनके भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ये पोटेंशियल, क्योंकि जो ये सही, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ हैं। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या नवंबर में होने वाले जो अमरीकी इंतखाबात हैं ये मुलतवी हो सकते हैं? इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात को मुलतवी करने की तजवीज़ दी है ताकि अवाम महफूज तरीके से वोट डाल सकें। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मेल इन बैलेट यानी डाक के जरिए भेजे गए वोट से जाली नतायज जो हैं ये बरामद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट किया और लिखा कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग के साथ 2020 के इंतखाबात तारीख के सबसे ज़्यादा गैर यकीनी और फ्रॉड इलेक्शंस होंगे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। इंतखाबात को उस वक्त तक मौखर करें जब तक लोग मुनासिब और महफूज तरीके से वोट डालने के काबिल ना हो जाएं। सदर ट्रंप काफ़ी अरसे से डाक के जरिए वोटिंग के खिलाफ बातें करते रहे। उनका कहना है कि इससे धांधली हो सकती है, लेकिन अमरीकी कवानीन के मुताबिक सदर को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं है, बल्कि सिर्फ कांग्रेस ही इंतखाबात की तारीखें तय करने की मजाज है। आइन में 21 जनवरी के लिए मुकर्रर करदा सदारती हलफबरदारी की तकरीब में ताखीर के लिए भी कोई शक मौजूद नहीं है। सदर ट्रंप ने हालिया महीनों में बगैर किसी सबूत के ये दावा किया है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान आइंदा इंतखाबात के लिए मेल इन बैलेट सिस्टम इनके खिलाफ नताइज का जो है ना इसकी वजह बनेगा। अभी सदर ट्रंप इस निज़ाम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन माजी के सदारती इंतखाबात में वो खुद और उनकी इंतजामिया के बेशतर अरकान बजरिया डाक वोट डालते रहे हैं। मेल इन बैलेट के बारे में आपको बताते चलें कि मेल इन बैलेट का इस्तेमाल बैरून मुल्क मुकीम सर्विस मेंबर्स को भी वोट डालने की सहूलत फराहम करता है। और 5 रियासतें जिनमें वाशिंगटन है और हवाई है और दूसरी 4 रियासतें शामिल हैं, इन शहरियों को हर इंतखाबात के दौरान बजरिया डाक वोट डालने का हक देती हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक
कानून साजों ने बिलखुसूस कोरोना वायरस की वबा के दौरान मेल इन बैलेट की ज़रूरत पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क, एरिजोना और मिशिगन जैसी रियासतों ने भी अपने वोटिंग कवायद में नरमी की है ताकि किसी भी शहरी को इंतखाबात के दौरान डाक के जरिए वोट डालने की इजाज़त दी जा सके। जबकि इंतखाबी अमल के माहिरीन का यह मानना है कि डाक के जरिए डाले गए वोट्स में धांधली का जो इम्कान है ये ना होने के बराबर है। जबकि इस हवाले से तारीखी पस मंजर भी पेश किया जा रहा है कि अमरीकी रियासत ओरेगॉन में 1998 में 1,50,00,000 से ज्यादा वोट्स में डाक के जरिए भेजे गए और वोट्स में फ्रॉड के महज 14 वाकयात सामने आए थे। लेकिन इन हकायक के बावजूद सदर ट्रंप ने अपने इन दावों की सख्ती से इस पर वो कायम है कि इस निज़ाम से इंतखाबात में यकीनी धांधली होगी, जिससे अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि या तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इन इंतखाबात में कोई शिकस्त का खौफ है और अगर वो नवंबर के इंतखाबात हार गए तो वो इन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि अमरीकी इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हुए हों, आगे उनकी डेट ले जाई गई हो कुछ खास वजूहात की वजह से? देखें जी, रिसेंट दिनों के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ और इसको करने के लिए फॉर्मूला तो है कि इनको आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 के अंदर इनको जाना पड़ेगा हाउस के अंदर और उसके अपना उसकी जो कांग्रेस है वो उसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद इसको, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक शख्स है जो इसकी बात कर रहा है और दैट इज डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। उसकी रीजन सब लोगों को समझ में आ रही है कि उनके पोल्स के अंदर जो उनकी डिफीट है वो बिल्कुल वाजे है। उनकी जो उन्होंने जो हैंडल किया है कोरोना को, ये उस वायरस को जिसको वो चाइना का वायरस बोलते थे आज अमेरिका का वायरस बन गया है, तो ये इनकी ही कारकर्दगी से बना है। तो इसके ऊपर इनको नजर आ रहा है कि लोगों की बिजनेसेस बंद पड़े हैं, जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइल हो चुका है, इकोनॉमी बिल्कुल बंद है, dozens and dozens companies are in bankruptcy। तो इन हालात के अंदर जब इलेक्शन होगा तो इनको इलेक्शन हारना है, ये इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं। मेल इन बैलेट में क्या कोई वाकई धांधली का कोई चांस होता है? मेल इन बैलेट के अंदर धांधली का, देखें जी सिंपल कहानी है, वो मेल इन बैलेट आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर पे पहुंच जाए, आपके घर पे पहुंचता है, आपके पोजीशन में होता है जो वोटर है, वोटर उसको खुद पकड़ के करने के बाद मेल में वापस डाल देता है, जो वापस चला जाता है। यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी इसको हैंडल नहीं करती। इस बिटवीन दी जो फेडरल एजेंसीज जो पोस्टल ऑफ सर्विस और वो शख्स जो वोट डाल रहा है। अच्छा, अगर किसी जगह पे अगर कोई गलती हो जाए या मिसप्लेस हो जाए वोट, तो वो 1 वोट है, मिसप्लेस हो सकता है ना, कभी वो मेल के जरिए पहुंचे नहीं। अदर देन दैट के भी एक शख्स का वोट दूसरे शख्स को चला जाए, उसकी तो किसी जगह पे कहानी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई थर्ड पार्टी इसको हैंडल कर रही है। और ये चीज नॉर्मली हर स्टेट के अंदर 65 एज के ऊपर के लोग एक्सरसाइज करते थे। जो लोग हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, नर्सिंग होम्स में बैठे हुए हैं, जो उठ के जाके वोट नहीं डाल सकते थे, वो सालों साल से इसी तरह वोट डाल रहे हैं। तो आप और ये होता चला आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर चले खौफ कह लें, शिकस्त का खौफ कह लें, किस वजह से है? सिर्फ कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए उनको हैंडल करने में वो नाकाम रहे, या कुछ और उनकी पॉलिसीज ऐसी जिस पे आज शायद उनको ये रियलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि वो उन पॉलिसीज की वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा, मैशियत को नुकसान पहुंचा, लोग खुश नहीं थे उनसे। खास तौर पर कह रहे हैं कि इन इलेक्शन में जो स्याफ फार्म वोटर है वो जा सकते हैं डेमोक्रेट की तरफ, आप लोगों को ये वोट आ सकता है। क्या आप समझते हैं कि ये सारी वो रीजन हैं जिसकी वजह से उन्हें खौफ है? मल्टीपल रीजन है, एक रीजन नहीं है। सबसे बड़ी रीजन ऑब्वियसली इनकी जो मिस हैंडलिंग कोविड के ऊपर है, उसने आगे फर्दर बहुत सारे इश्यूज खड़े कर दिए हैं। इकॉनमी उसकी वजह से मजीद खराब, इकॉनमी पहले भी सिंगल ट्रैक इकॉनमी थी, ऑयल एंड गैस के अलावा इन्होंने किसी चीज के अंदर कोई रिवाइवल नहीं किया था। और ऑयल एंड गैस के अंदर भी जो चीज डिफरेंस आपको नजर आ रहा था, वो आपको ऑयल एंड गैस में नजर आ रहा था बाय किलिंग एथेनॉल। तो उसके भी एक पोर्शन को खत्म करके दूसरे को बूस्ट किया गया था और सिंगल ट्रैक थी वो। उसके बाद जब कोविड आया तो सारी चीजें अपने आप को सस्टेन कर ही नहीं सकी, बल्कि ऑयल एंड गैस तो कोविड से खत्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा जो बैंक्रप्सीज के अंदर
लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इन्होंने पूरी कौम को, पूरी नेशन को डिवाइड किया है, रेसिज्म के अंदर डिवाइड किया है, हिस्सों बकरे कर दिए हैं। जो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, बल्कि माइनॉरिटीज के साथ एक बिग मेजॉरिटी जो वाइट वोटर है, वो भी इस चीज को देखते हुए मुल्क के अंदर जो केयास देख रहा है, पीपल वांट्स पीस, रेगुलर नॉर्मल बिजनेस एवरीडे। तो ये बहुत सारी चीजें जो इकट्ठी होने के बाद फिर इनका जो बिल्कुल सही, इसका मतलब ये कि सही आप लोगों का कहना है ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई अपना पर्सनल उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका खौफ हो सकता है शिकस्त का, जिसकी वजह से वो इंतखाबात को मुलतवी करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफाज अदा किया गया। इस साल 10,000 आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की, जिसकी वजह कोरोना थी, जबकि गुज़श्ता साल मैदान अरफात में 25 लाख मुसलमान मौजूद थे। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस वबा के पेश नज़र इस बार महदूद पैमाने पर हज कराने का फ़ैसला किया था और सिर्फ उन अफराद को ये सआदत मिल सकी जो सऊदी अरब में रिहाइश पजीर थे। यकीनन ये उन आज़मीन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी जिन्होंने इस साल हज करने का इरादा किया हुआ था, तैयारी भी भरपूर की थी, लेकिन अफसोस कि कोरोना की वजह से वो ये सआदत हासिल करने से इस बार महरूम रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अगले साल उन्हें हज की सआदत नसीब करे, आमीन। आज मैदान अरफात में खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। मुसलमानों का अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही इस वबा से निजात दिलाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हज एक आलमगीर इज्तिमा है। ये इबादत और तरबियत की सबसे आखिरी और अहम कड़ी है। इसमें नमाज का खुशियो खुजू भी है और रोज़े का सब्र भी है और ज़कात का एहसार भी है। मशरिक़ हो या मगरिब, शुमाल हो या जुनूब, गोरा हो या काला, अरबी हो या अजमी, रंग, नस्ल, इलाके और ज़बान की बंदिशों से आज़ाद तमाम अल्लाह के बंदे एहराम बांध कर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने दुनिया भर से आते हैं, सही करते हैं, रमी जमरात करते हैं और अपनी ज़बानों से हर पल ये इकरार करते हैं कि हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन तारीफ़ सब तेरे लिए है, नेमत सब तेरी है और सारी बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं, यकीनन तेरा कोई शरीक नहीं। हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, तमाम मसाइब इंसान के गलत अमाल की वजह से आते हैं, लेकिन दरगुजर करने वाली और मुआफ़ करने वाली तेरी ज़ात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमाए, इस मौलिक वबा को ख़त्म करे और हम सब मुसलमानों को इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि आइंदा साल हज के मौके पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकें। वो एक बार फिर दुनिया के मुसलमानों के आलमगीर इज्तिमा का मंजर देखना सबको नसीब हो, आमीन। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।